अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के मुकदमा झेल रहे इम्प्रिजन्ड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। निकोलस मडूरा 1962 में उनका जन्म हुआ। कैराकस यानी वेनेजुएला की राजधानी के एक वर्किंग क्लास मध्य वर्गीय इलाके में रहने थे। मध्य वर्गीय परिवार भी था। कोई फॉर्मल एलीट एजुकेशन उन्होंने नहीं ली। कई वेनेजुएलन्स ऐसा करते हैं कि वो विदेश जाकर के पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती उनकी फैमिली। मडूरा ने काराकस यानी वही राजधानी में ही एक पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाई करी और 1980s के दशक के अंत तक मडूरा कैराकस मेट्रो सिस्टम में एक बस ड्राइवर के रूप में काम करने लगे। यानी बस ड्राइवर थे। बस वहीं तक कहानी नॉर्मल रहती है और इसके बाद शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर। 1989 से 1991 के बीच वो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बीच एक इनफॉर्मल ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के रूप में उभरे। याद रखना जरूरी है कि उस काल में वेनेजुएला में ट्रेड यूनियंस बनाना इलीगल था, लेकिन उन्होंने एक इनफॉर्मल ट्रेड यूनियन बनाई, तो काफी बहादुरी का काम किया उस जमाने को लेकर। इसी दौर में 1980s के आखिर और 1990s की शुरुआत में मडूरा लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से जुड़े और कुछ समय के लिए क्यूबा भी गए, जहां फिडेल कास्ट्रो बहुत फेमस लेफ्ट विंग लीडर काबिज थे और उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग ली फिडेल कास्ट्रो और उनके सहयोगी की रजीम। और इसीलिए जब 1990s में ह्यूगो शावेज नाम के जो फेमस वेनेजुएलन पॉलिटिशियन हैं, जब उनके मूवमेंट शुरू हुआ और 1990s में वो एक पॉलिटिकल फिगर बन गए, तो मडूरा उस पूरे आउटफिट में एक नेचुरल फिटमेंट थे। वो एक ऐसा चेहरा था जो एलिट नहीं थी, विदेशों में नहीं पढ़े थे, मध्यम वर्गीय परिवार के थे, एक बस ड्राइवर थे, स्ट्रीट पॉलिटिक्स समझते थे और वर्कर्स की भाषा बोलते थे। और इसीलिए ह्यूगो शावेज को मडूरा बहुत ही यूजफुल पॉलिटिकल पॉन लगे। और यहीं से एक बस ड्राइवर धीरे धीरे वेनेजुएला की सत्ता के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू हो गया। 1990s में शावेज सत्ता में पहुंचे और प्रेसिडेंट बने। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बदली गई और मडूरा इस नए सिस्टम के भीतर काफी मजबूत होते गए। एक बस ड्राइवर फॉरेन मिनिस्टर बना और फिर उसके बाद यही बस ड्राइवर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। 2013 में जब ह्यूगो शावेज की मौत हुई तो उसके बाद मडूरा को सत्ता सौंप दी गई। ये एक नेचुरल सक्सेशन था और यहीं से उनकी असली और अगली परीक्षा शुरू हुई। शुरुआती सालों में मडूरा ने वही मॉडल जारी रखा जो ह्यूगो शावेज ने शुरू किया था। ऑयल से यानी तेल बेच करके, पेट्रोलियम बेच के जबरदस्त रेवेन्यू कमाइए और उस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडाइज यानी सस्ता खाना दीजिए लोगों को, फ्री में हेल्थ केयर दीजिए और बहुत सारे तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम चलाइए, जिससे लोग खुश रहेंगे, आपको वोट देते रहेंगे और पैसा कमाने के लिए तेल है। कुछ समय तक मडूरा का ये मॉडल जो ह्यूगो शावेज से चालू हुआ था चलता रहा। 2013 में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा लगभग $12,400 तक जा पहुंची। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला अब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे अमीर देश बन गया और इनफैक्ट यूरोप के भी कई देशों से उसकी पर कैपिटा इनकम कंपेरेबल हो चुकी थी। यानी मडूरा को एक टूटा हुआ देश नहीं मिला। मडूरा को ह्यूगो शावेज ने एक पीक प्रॉस्पेरिटी में मौजूद देश दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद मडूरा ने मिसमैनेजमेंट करना शुरू किया और जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। मडूरा ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को लगभग पूरी तरीके से ऑयल पर निर्भर कर दिया। उन्होंने ये मान लिया कि जब तक तेल है तब तक देश चलता रहेगा, आगे का प्लान बनाया ही नहीं। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को संदेह की नजर से देखा जाने लगा और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ऑयल एंड गैस से जुड़ी थी उनको भी नेशनलाइज करना शुरू कर दिया मडूरा ने। बिजनेसेस पर प्राइस कंट्रोल लगाए गए, जिससे प्रोडक्शन घटना शुरू हो गया और ब्लैक मार्केट का एक पूरा का पूरा कल्चर फैलना शुरू हो गया वेनेजुएला में। और इसी ब्लैक मार्केट के एरा में जो ड्रग माफिया थे वो भी पनपने लगे और कोलंबिया से जो ड्रग उगाई जाती थी उसे मेक्सिको के रास्ते से या सी के रास्ते से अमेरिका भेजा जाने लगा। इन सब के चलते बिजनेस कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो गया और इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में रुक गया। एंटरप्रेन्योरशिप यानी नए बिजनेस लगाने की जो ललक थी वो लगभग समाप्त हो गई और सबसे बड़ा नुकसान तो स्टेट ऑयल कंपनी यानी जो स्टेट पेट्रोलियम कंपनी थी जिसका नाम पीडीवीएसए था उसको हुआ। जहां पीडीवीएसए इकोनॉमी का इंजन बन सकती थी, वहीं मडूरा के मिसमैनेजमेंट पे वो करप्शन और पॉलिटिकल लॉयल्टी का केंद्र बन गई। एक्सपीरियंस इंजीनियर्स निकाल करके मडूरा के जो लॉयलिस्ट थे उनको देश की जो ऑयल एंड पेट्रोलियम की कमान थी वो दी गई। की पोजीशंस अब मेरिट नहीं लॉयल्टी पर भरी जाती थी। तेल तो बेचा गया लेकिन उसका पैसा अब इकोनॉमी में वापस नहीं आ रहा था। रेवेन्यू ऑफशोर अकाउंट्स में जाने शुरू हो गए, फेक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए और पेट्रोनेज नेटवर्क जो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का नेटवर्क था उसमें काफी पैसा गायब होना शुरू हो गया।
चीज़ यहाँ तक भी चलती रहती है और किसी को शायद इसकी भनक भी ना लगती है, लेकिन दुनिया में कुछ इवेंट्स होने शुरू हुए जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरने शुरू हुए। इसका एक बड़ा कारण ये था कि अमेरिका ने शेल गैस और शेल ऑयल को निकालने का तरीका ईजाद कर लिया और साथ ही साथ रशिया ने बड़े स्केल पर ऑयल एंड पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन चालू कर दिया और मिडिल ईस्ट में रिलेटिवली स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से गिरने शुरू हुए। यूएस, यूरोप और इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो इस तेल के झटके को झेल गई क्योंकि उनके पास मल्टीपल इनकम के इंजन्स थे और उनके पास भयानक फॉरेन रिजर्व्स थे। लेकिन वेनेजुएला के पास ना तो कोई बैकअप था और ना ही कोई ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री। ऑयल का प्राइस जैसे जैसे गिरना शुरू हुआ, इकोनॉमी उसकी डबल स्पीड से गिरनी शुरू हो गई और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप यानी नेटो और वेनेजुएला के बीच में जो संबंध हैं वो खराब होने शुरू हो गए। इस वजह से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और जो सिस्टम पहले से ही कमजोर था, जिसमें दरारें मौजूद थीं, वो तेल की इस गिरी हुई कीमत के साथ पूरी तरीके से ढह गया। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, करेंसी की वैल्यू लगभग समाप्त हो गई और फूड और मेडिसिन शॉर्ट सप्लाई में आ गए। बेसिक सर्वाइवल एक डेली स्ट्रगल बन गया और इस गिरावट को नंबर्स में देखें तो समझ में ये पूरा पिक्चर बेहतर आएगा। हमने बताया था कि 2013 में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा $12,400 थी। 2020 में यानी महज 7 साल बाद वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा गिर करके महज $1533 रह गई। यानी कि 7 साल में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 80% गिर गई, यानी लोग 80% गरीब हो गए जिससे वो शुरू हुए थे 7 साल पहले। एक दशक के भीतर वेनेजुएला, जो साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश था, वो अब एक सब सहारन कंट्री से भी नीचे आ गया। 2025 तक थोड़ी रिकवरी जरूर देखी गई, लेकिन अभी भी जीडीपी पर कैपिटा वेनेजुएला की महज $4,000 के आसपास है। यानी कि 2013 से 2025 के बीच में जीडीपी पर कैपिटा 60% से ज्यादा गिर चुकी है वेनेजुएला की, यानी वेनेजुएला 60% जीडीपी नेगेटिव में गया है। अब इसे बेहतर समझने के लिए इसी आंकड़े को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से समझते हैं। ये याद रखिए कि वेनेजुएला की इनकम पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा 2013 से 25 के बीच में -60% यानी गिरावट हुई 60% की। कंपेयर टू दैट, भारत की इसी काल में जीडीपी पर कैपिटा में जो बढ़ोतरी हुई वो 107% थी, यानी दुगने से ऊपर हो गया जीडीपी पर कैपिटा भारत का इस काल में। अमेरिका, जो कि एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, उसका भी जीडीपी पर कैपिटा इसी काल में लगभग 70% बढ़ा। यानी कि जहां बाकी देश अपनी जीडीपी पर कैपिटा को लगभग दुगना कर पाए, इस काल में वेनेजुएला की जो औसत आय थी एक व्यक्ति के लिए, वो आधी से भी कम हो गई, 60% गिर गई। इसको अगर व्यवहारिक भाषा में समझना है तो ये सोचिए कि अगर आपकी फरवरी की सैलरी 60% कम आए तो आपके घर और बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही हाल हुआ वेनेजुएला की आम जनता का। और यहीं से मडूरा की कहानी साफ हो जाती है। उनकी शुरुआत एक ईमानदार, एनर्जेटिक और प्रेरणादायक नेता के रूप में हुई, एक यूनियन लीडर के रूप में हुई, एक बस ड्राइवर के रूप में हुई, जो अपने काम से प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गया। लेकिन नेता महान सिर्फ इरादों और बातों से नहीं बनते, उनके फैसलों से बनते हैं। नेता की महानता का टेस्ट तब होता है जब सत्ता उसके हाथ में होती है। और मडूरा ने जब सत्ता हाथ में आई तो प्रॉस्पेरिटी को नेशनल बिल्डिंग में बदलने में चूक करी। रिफॉर्म्स की जगह उन्होंने कंट्रोल को चुना, उन्होंने एंटरप्राइज की जगह ब्यूरोक्रेसी को चुना, इंस्टीट्यूशंस की जगह लॉयल्टी को चुना, मेरिट की जगह फैमिली एंड फ्रेंड्स को चुना। और नतीजा हुआ कि एक तेल समृद्ध अमीर वेनेजुएला अचानक 12 साल में बेहद गरीब हो गया। मडूरा ऊपर तक तो पहुंचे, लेकिन देश को उस ऊंचाई से ढकेल करके पूरी तरीके से नीचे ले गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी निंदा हो रही है कि एक देश के राष्ट्रपति को उसकी राजधानी से किडनैप करके वो न्यूयॉर्क तक ले आए और उनके पर हथकड़ी लगा करके उनके पर मुकदमा चला रहे हैं। रात के अंधेरे में ये सारे काम किए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जहां निंदा तो करी जा रही है और आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मडूरा भी कोई एक सक्सेसफुल लीडर नहीं है, वो भी कोई प्रशंसा के हकदार नहीं है और उन्होंने एक अच्छे खासे अमीर देश और समाज को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। ये श्रेय उनके ऊपर और ये दाग उनके ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब मडूरा तो चले गए, मडूरा के बाद कौन काबिज होता है सत्ता पे हमें नहीं पता। क्या मडूरा की पार्टी ही इसको कंटिन्यू करेगी या ऑपोजिशन पार्टी आएगी या अमेरिकन समर्थित कोई नेता वेनेजुएला को भविष्य में लीड करेगा, उसी पर निर्भर करेगा। इन तीन में से जो भी आएगा उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो वेनेजुएला को ह्यूगो चावेज के रास्ते लेके जाते हैं, यानी साउथ अमेरिका के अमीर देशों में
वो वापस काबिज हो जाते हैं, या फिर वो मडूरा के कंट्रोल रेजीम और ब्यूरोक्रेसी के रास्ते पे जाते हैं और वेनेजुएला जो ऑलरेडी मिट्टी में आ चुका है, मिल चुका है, उसकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, क्या उसको और एक एनार्किस्ट स्टेट बना देते हैं। वेनेजुएला के लिए ये घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है।